एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जो अपनी सब्जियां बेचकर अपना गुजारा करता था। किसान ने बड़ी मेहनत से अपनी सब्जियां उगाई थीं, इसलिए उनकी कीमत थोड़ी ज्यादा थी। एक दिन वह अपनी सब्जियां बेच रहा था कि एक ग्राहक आया और सब्जियों की महंगी कीमत सुनकर नाराज हो गया। अरे भाई, तुम इतनी महंगी सब्जी बेच रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा? इतनी कीमत पर कौन खरीदेगा? भैया समझिए, ये सब्जी नहीं मेहनत की कमाई है। रात दिन खेतों में पसीना बहाकर उगाई है। मौसम का असर, पेट्रोल के दाम, सब चीजों का असर होता है। लेकिन इतनी ज्यादा कीमत गरीब आदमी कैसे खरीदेगा? सही कह रहे हो भाई, लेकिन मेरे पास भी मजबूरी है। महंगाई बढ़ गई है, खेतों का किराया, खाद बीज और ऊपर से मंडी तक पहुंचने का खर्चा। मैं भी तो अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ। ठीक है भाई, मेहनत की कदर होनी चाहिए, पर सोचो, अगर सब मिलकर थोड़ा कीमत कम करें तो सबका भला होगा। सही बात है, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मुझसे बन सके वो करूं, लेकिन आप भी समझिए, ये सब महंगाई का दौर है। मैं सब समझता हूँ, तुम लोग हम जैसे गरीबों को लूटने के लिए ही बैठे हो। मैं चलता हूँ, मुझे नहीं लेनी सब्जी। ये सुनकर किसान बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उसकी सब्जी उगाने में बहुत मेहनत लगी थी। उसकी सब्जियां बिक ही नहीं रही थीं और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करेगा। थोड़ी देर बाद एक सेठ आया। उसने किसान से कम पैसों में सब्जियां खरीदने की कोशिश की। अरे भाई, इतनी मेहनत की सब्जी को सस्ते में बेच दो, वरना तुम्हारी तो वैसे भी कोई नहीं खरीदेगा। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। देखो, सस्ती कीमत में बेचोगे तो जल्दी बिक जाएगी। सेठ जी, मेहनत का सही दाम होना चाहिए। ये सब्जियां ऐसे ही नहीं उगती। हर पत्ता, हर फल मेरी मेहनत और समय का नतीजा है। अरे, सबकी यही कहानी है। तुम अपना भाव कम करो, वरना मंडी में और भी बहुत हैं बेचने वाले। मैं किसी और से खरीद लूंगा। सेठ जी, दूसरों की मेहनत की कद्र करनी चाहिए। आप जैसे बड़े लोग तो और भी मदद कर सकते हैं। अरे भाई, दुनिया ऐसे ही चलती है, फायदा देखना चाहिए। भाव ताव तो होते ही रहते हैं। सही कहा सेठ जी, लेकिन मुझे अपने काम की इज्जत और मेहनत का मोल पता है। अगर आप लेना चाहते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों से बात करना ही बेकार है। चलो, मैं किसी और से खरीद लूंगा। वह सोचता है अगर उसकी सब्जी सेठ जी ने नहीं ली तो उसकी सब्जी खराब हो जाएगी, इसलिए वह सेठ जी को सब्जी बेचने की सोच लेता है। अरे सेठ जी लाइए, आपको जो पैसे सही लगे आप वो दे दीजिए। उसी दिन किसान का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। घबराया हुआ किसान अपने बेटे को वैद्य जी के पास ले गया। बच्चे को तेज बुखार है, हालत थोड़ी नाजुक है, दवाई देना पड़ेगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। वैद्य जी, आप दवाई दीजिए, मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए, बस यही चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं दवाई दे दूंगा, लेकिन इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। इलाज तो करना जरूरी है, लेकिन दवाई भी महंगी आती है। वैद्य जी, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। ये महीना तो वैसे ही मुश्किल से गुजरा है, कुछ मदद कर दीजिए, हम बाद में पैसे चुका देंगे। मुझे समझ है तुम्हारी हालत की, लेकिन देखो, दवाइयाँ बिना पैसों के लाना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं जितना हो सके कम पैसों में दवाई दे दूंगा। किसान के पास पैसे नहीं थे, पर उसने जैसे तैसे पैसे जुटाए और दवाई खरीद ली। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। दवाई तो ले आए, लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। जो पैसे थे वो सब दवाई पर खर्च हो गए। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं, अब क्या करेंगे? सब कुछ चला गया दवाई में। मैंने सोचा था कि कुछ पैसे बच जाएंगे, पर अब पूरी तरह खाली हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे? बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कुछ तो करना होगा। और कर भी क्या सकते हैं, दवाई जरूरी थी। अगर दवाई नहीं लाते तो बेटे की जान खतरे में पड़ जाती। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। हमें उधार लेना पड़ेगा, किसी से मदद मांगनी होगी, वरना भूखे मर जाएंगे। सेठ जी से ही उधार लेना पड़ेगा, लेकिन उसने पहले ही मुझे कर्ज में डुबा दिया है। अब अगर मैं फिर से उसके पास गया तो न जाने वो और क्या शर्तें रखेगा। क्या करें? हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। भूख के आगे कोई शर्त नहीं देखी जाती। किसी तरह सेठ जी से बात करो, शायद वो कुछ मदद कर दें। ठीक है, और कोई रास्ता नहीं बचा। मैं सेठ जी के पास जाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। अगले दिन वह सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। इलाज और दवाई में सब कुछ खर्च हो गया। आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, भगवान के नाम पर। बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अरे शिवा, तुम फिर से पैसे मांगने आ गए? पिछली बार जो उधार दिया था वो चुका भी नहीं पाए हो, और अब फिर से पैसे? ये तो ऐसे नहीं चलेगा। सेठ जी, मेरी मजबूरी समझिए। बच्चा बीमार था, उसके इलाज में सब खत्म हो गया। मैं वादा करता हूँ अगली फसल के बाद सारा कर्ज चुका दूंगा। बस इस बार थोड़ी मदद कर दीजिए। फसल की बातें हर बार सुनता हूँ, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए। सुनो, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन इस बार ब्याज भी ज्यादा लगेगा, और अगर समय पर चुकाया नहीं तो तुम्हारी जमीन मेरे नाम हो जाएगी। ये शर्त मानते हो? सेठ जी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आपके बिना तो मैं परिवार का पेट भी नहीं भर पाऊंगा। आपकी हर शर्त मानता हूँ। ठीक है, ये लो पैसे।
लेकिन याद रखना, अगले महीने तक सारा कर्ज चुकाना है। अगर नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन मेरी, और इस बार कोई माफी नहीं मिलेगी। धन्यवाद सेठ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। भगवान आपको सलामत रखे। रवीश बेहद परेशान था। एक दिन उसके घर एक साधु आए और भिक्षा मांगने लगे। बेटा कुछ भिक्षा दो। रवीश थोड़ा चौंका, फिर बिना कुछ कहे भीतर गया। उसके पास पैसे तो नहीं थे, पर कुछ सब्जियां बची थीं। उसने वहीं साधु को दी। महाराज, मेरे पास देने के लिए कुछ और नहीं है। ये थोड़ी सी सब्जियां हैं, आप इन्हीं से संतुष्ट हो जाइए। बेटा तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या कोई बड़ी मुश्किल आ पड़ी है? महाराज, मेरी परेशानियां इतनी हैं कि कहाँ से शुरू करूं। पहले फसल खराब हो गई, फिर बच्चे की बीमारी पर जो थोड़े बहुत पैसे थे वो सब खत्म हो गए। अब खाने को भी कुछ नहीं बचा, और ऊपर से सेठ का भारी कर्ज सिर पर है। मैं हर तरफ से घिर गया हूँ। बेटा जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमेशा एक राह होती है। तुमने इतनी मुसीबतों के बावजूद अपना इंसानियत नहीं छोड़ी। भिक्षा में जो कुछ भी था वो मुझे दिया। ये तुम्हारी अच्छाई का प्रमाण है। साधु ने अपने झोले से एक सुंदर सुनहरी चिड़िया निकाली जो चमक रही थी और किसान को दी। यह लो, यह जादुई चिड़िया है। जब तक यह तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली और समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन याद रखना, इस चिड़िया का कभी गलत इस्तेमाल मत करना और दूसरों की मदद करना कभी मत छोड़ना। महाराज, यह चिड़िया सचमुच जादुई है। क्या यह मेरी सारी मुश्किलें हल कर देगी? बेटा ये चिड़िया सिर्फ रास्ता दिखाएगी, मेहनत और अच्छाई तुम्हें ही करनी होगी। लेकिन हाँ, जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगी तुम्हारी परेशानियां दूर होती जाएंगी। बस इसका ख्याल रखना और इसे कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए मत इस्तेमाल करना। महाराज, आपने मेरी डूबती नैया को किनारे लगा दिया। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। याद रखना, सच्चाई और अच्छाई ही सबसे बड़ा धन है। बाबा यह बोलकर वहां से चले गए। रवीश ने चिड़िया को अपने पास रखा, अपने घर ले आया। अगले दिन रवीश भाई कैसे हो? मैं जानता हूं कि मैंने बहुत सालों से तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए, मगर आज मैं वो गलती सुधारने आया हूं। तुम इतने सालों बाद अचानक याद कैसे आ गई? तुमने तो मुझे पूरी तरह से भुला ही दिया था। मैं जानता हूं कि मैं गलत था रवीश, मेरे हालात बहुत खराब हो गए थे, लेकिन मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं भूला। आज मैं पूरी रकम लेकर आया हूं। ये लो तुम्हारे सारे पैसे वापस। रवीश अवाक रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। तुम्हें ये सब अचानक कैसे याद आया? इतने सालों में न कोई खबर, न कोई संदेश, और अब आकर पैसे दे रहे हो। रवीश, मैंने बहुत गलतियां की हैं, पर अब मैंने फैसला किया है कि अपनी जिंदगी सही रास्ते पर लाऊं। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। मैंने आज तुम्हारा कर्ज चुकाया ताकि मेरे दिल पर जो बोझ था वो हल्का हो सके। इतने सालों की नाराजगी के बावजूद मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये अच्छा है कि तुमने आज अपने कर्ज को लौटाया। उम्मीद है अब तुम अपनी जिंदगी सही तरीके से जियोगे। तुम्हारा भरोसा टूटने के बावजूद तुमने कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा। ये मैं कभी नहीं भूलूंगा रवीश। धन्यवाद कि तुमने आज भी मुझे सुना और माफ किया। ये बोलकर उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। जब भी कुछ देर बाद वेद जी आते हैं। नमस्ते रवीश भाई, मैं बिना बताए आ गया। तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर मुझे एक जरूरी बात करनी है। अरे वेद जी, आइए, अंदर आइए। लेकिन आप अचानक कैसे आए? सब ठीक तो है? देखो रवीश भाई, पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें दवाई दी थी और उसके लिए तुमसे काफी पैसे लिए थे, लेकिन सच्चाई ये है कि वह दवाई मुझे बहुत सस्ती पड़ी थी। मैंने गलती से तुमसे ज्यादा पैसे ले लिए। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है, इसलिए आज मैं वो अतिरिक्त पैसे वापस करने आया हूँ। वेद जी अपनी जेब से पैसे निकालकर रवीश की ओर बढ़ाते हैं। वेद जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने सच में ये सब महसूस किया? आज के जमाने में कौन अपनी गलती मानता है और पैसे वापस करने आता है? रवीश, मैं भले ही वैद्य हूँ, लेकिन सबसे पहले इंसान हूँ। मुझे एहसास हुआ कि तुम पर पहले से ही बहुत आर्थिक बोझ था और मैंने अनजाने में उसे और बढ़ा दिया। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं वो पैसे तुम्हें वापस करूं। आपकी ईमानदारी के लिए मैं आपका आभारी हूँ वेद जी। सच कहूँ तो मुझे लगा था कि अब ये पैसे गए, पर आज आपकी ये सच्चाई देखकर दिल को सुकून मिला। रवीश, मैं हमेशा यही मानता हूं कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। चाहे कोई डॉक्टर हो या कोई और, ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपने सही कहा वेद जी। आज के समय में ऐसे लोग कम मिलते हैं। आपसे ये सीख मिली कि गलती मान लेना और उसे सुधारना सबसे बड़ी बात है। वेद जी वहाँ से चले जाते हैं। रवीश, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि हमारे साथ अचानक सब कुछ अच्छा होने लगा है। जिन लोगों से पैसे मिलने की उम्मीद नहीं थी, वो भी आकर पैसे लौटा रहे हैं।
पहले तुम्हारा दोस्त, फिर वेद जी, और अब तो खाने पीने की भी कोई कमी नहीं रही। ये सब हो कैसे रहा है? सुनीता, मैं जानता हूँ कि ये सब अचानक हो रहा है और तुम्हें अजीब लग रहा होगा, पर इसके पीछे एक खास वजह है। कौन सी वजह? रवीश, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। दरअसल कुछ दिनों पहले जब मैं बहुत परेशान था और कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी हमारे घर एक साधु बाबा आए थे। उन्होंने मुझसे भिक्षा मांगी और मैंने उन्हें जो थोड़ी बहुत सब्जियां थीं वो दे दी। साधु बाबा, फिर क्या हुआ? वो साधु बाबा मेरी हालत देखकर समझ गए थे कि मैं कितनी मुसीबतों में हूँ। उन्होंने मुझसे मेरी परेशानी पूछी और जब मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया तो उन्होंने मुझे एक जादुई चिड़िया दी। उन्होंने कहा था कि जब तक ये चिड़िया हमारे साथ रहेगी हमारी जिंदगी में खुशहाली रहेगी। जादुई चिड़िया? तुम ये सब पहले क्यों नहीं बताया रवीश? रवीश चिड़िया की ओर इशारा करता है जो एक कोने में बैठी होती है। वह सुनहरी चिड़िया शांत और चमकदार दिख रही होती है। सुनीता उसे देखकर चौंक जाती है। देखो, यही वो चिड़िया है जिसने हमारी तकदीर बदल दी। साधु बाबा ने मुझे इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करने को कहा था। तभी से हमारी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो ये सब इस चिड़िया की वजह से हो रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। पर सच कहूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि अब हमारे जीवन में सुख शांति वापस आ गई है। सेठ जी को किसी से पता चलता है कि रवीश के पास एक जादुई चिड़िया है जो उसकी परेशानियों को दूर कर रही है। लालच में आकर सेठ जी तुरंत रवीश के घर पहुंचते हैं। रवीश और सुनीता चिड़िया के साथ बैठे होते हैं। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। रवीश दरवाजा खोलता है और सामने सेठ जी खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान होती है जो रवीश को असहज कर देती है। अरे रवीश, बड़े मजे कर रहे हो। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई जादुई चिड़िया है जो तुम्हारी सब मुश्किलें हल कर रही है। पर क्या तुम ये भूल गए हो कि तुम पर अभी भी मेरा भारी कर्ज है? सेठ जी, मैं आपका कर्ज नहीं भूला हूँ। मैं जल्द ही आपके पैसे चुका दूंगा, बस थोड़ा और वक्त दे दीजिए। वक्त? अब मेरे पास तुम्हें वक्त देने का कोई कारण नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझे तुम्हारी वो जादुई चिड़िया दे दो, वही मेरे पैसे चुका देगी। रवीश का चेहरा उतर जाता है। वह समझ जाता है कि सेठ जी का इरादा क्या है। वह घबरा कर विनती करने लगता है। सेठ जी, ये चिड़िया मेरे परिवार की आखिरी उम्मीद है। बाबा ने कहा था कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ दिन का वक्त दे दीजिए, मैं कर्ज चुका दूंगा। ये चिड़िया आप मत ले जाइए। चुप रहो रवीश, तुम पर मेरा कर्ज है और जब तक वो चुकता नहीं होता तुम्हारा कोई सामान तुम्हारा नहीं है। मैं ये चिड़िया लेकर जा रहा हूँ। रवीश बेबस होकर रोकने की कोशिश करता है लेकिन सेठ जी उसकी एक नहीं सुनते। सेठ जी, कृपया ऐसा मत कीजिए। ये चिड़िया मेरे परिवार की भलाई के लिए है। कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, मैं आपकी रकम लौटा दूंगा। तुम्हारी भावुक बातें मुझे नहीं सुननी। अब ये चिड़िया मेरी है। देखते हैं अब ये मेरे लिए क्या कर सकती है। सुनीता बेबस होकर देखते रह जाते हैं लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते। रवीश अंदर से टूट जाता है लेकिन मन ही मन सोचता है कि वह सही तरीके से अपना कर्ज चुकाएगा और चिड़िया को वापस लाएगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं सेठ जी को उनका कर्ज चुकाकर ये चिड़िया वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सेठ जी के घर पर उनका दोस्त आता है। अरे सेठ जी कैसे हैं? बहुत दिन बाद आना हुआ, सोचा मिल लूं। अरे गोपाल, क्या बात है? आज तो बड़ी खुशी का दिन है। बैठो, चाय पानी लाता हूँ। अरे रहने दो चाय पानी। आज तो मैं तुम्हारे लिए एक शानदार ऑफर लेकर आया हूँ। अच्छा, क्या ऑफर है भाई? देखो सेठ जी, तुम्हारी वो जमीन है ना गांव वाली, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, और वो भी बहुत अच्छी कीमत पर। सच में मेरी जमीन खरीदोगे? पर तुमने पहले तो कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। अरे भाई, अब समय बदल गया है। वो जगह अब बहुत महंगी हो गई है और मुझे वहां कुछ बड़ा काम करना है। तुम अगर मुझे वो जमीन दे दो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो कितने में खरीदोगे? चलो, मैं तुम्हें आधे पैसे अभी दे देता हूँ, बाकी जब कागजी काम पूरे हो जाएंगे। अरे वाह गोपाल, तुम तो वाकई शानदार ऑफर लेकर आए हो। ये लो जमीन तुम्हारी। तुम बिल्कुल सही फैसला कर रहे हो सेठ जी। मैं अभी पैसे दे देता हूँ, बाकी जल्दी ही निपटा दूंगा। गोपाल वहाँ से चला जाता है। वाह, क्या दिन है। ये जादुई चिड़िया सच में भाग्य बदलने वाली साबित हो रही है। इतने में जादुई चिड़िया मौका देखकर वहाँ से भाग जाती। रवीश अपने घर के बाहर बैठा होता है। तभी अचानक जादुई चिड़िया वापस आ जाती है। चिड़िया के आते ही रवीश के चेहरे पर खुशी और हैरानी दिखती है। अरे ये तो वही जादुई चिड़िया है, लेकिन ये फिर से मेरे पास कैसे आ गई? तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं। क्या बात है रवीश, तुम्हारी चिड़िया वापस आ गई? बाबा, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। सेठ जी ने मेरी चिड़िया मुझसे ले ली थी। उन्होंने कहा कि वो इसकी मदद से और अमीर हो जाएंगे, लेकिन अब ये चिड़िया उनके पास से भागकर फिर से मेरे पास आ गई। रवीश, ये जादुई चिड़िया सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना या अमीर बनना नहीं है।
ये चिड़िया अच्छाई और भलाई के लिए बनी है। मतलब ये सिर्फ उन लोगों के पास रहती है जो सही रास्ते पर चलते हैं। बिल्कुल सही, जो लोग दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, ये चिड़िया उनके साथ रहती है। इसीलिए ये सेठ के पास नहीं रह सकी क्योंकि उसकी नीयत गलत थी। अब तुम इसे सिर्फ अच्छाई और लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब समझ में आया कि ये चिड़िया क्यों लौट आई। मुझे इसे सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। रवीश, याद रखना, जब तुम दूसरों की मदद करोगे तब तुम्हारी खुशियां भी बढ़ेंगी। यही इस चिड़िया का असली जादू है। आप सही कह रहे हैं बाबा। अब से मैं इस चिड़िया का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करूंगा। अगले दिन सेठ जी अपने घर में चिंतित और परेशान बैठे होते हैं। तभी उनका दोस्त गोपाल आता है। अरे गोपाल, तुम आ गए। चलो अब हमारी जमीन का सौदा पूरा कर लो। तुम्हारे साथ ये सौदा करके मैंने बहुत बड़ा मौका पकड़ा है। सेठ जी, मैं यहाँ आपसे बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन बात कुछ और है। क्या हुआ गोपाल, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? सेठ जी, मैंने सोचा था कि इस जमीन से मुझे बड़ा फायदा होगा, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मुझे समझ में आ गया है कि ये सौदा मेरे लिए सही नहीं है, इसलिए मैं ये जमीन नहीं ले सकता। क्या तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने आधे पैसे दे दिए थे, अब सौदा पूरा करना होगा। सेठ जी, मैंने जो आधे पैसे दिए थे वो मैं वापस ले रहा हूँ। अब मुझे इसमें कोई फायदा नहीं दिख रहा है। मैं इस जमीन में नहीं फंस सकता। गोपाल, तुम समझते नहीं हो, अगर तुमने ये सौदा रद्द कर दिया तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे माफ करें सेठ जी, लेकिन अब मैं अपना नुकसान और नहीं कर सकता। आप जो भी सोचे, लेकिन मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। गोपाल आधे पैसे वापस लेकर चला जाता है। सेठ जी का चेहरा चिंता और निराशा से भर जाता है। सब कुछ खत्म हो गया, जमीन भी चली गई, गोपाल भी चला गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। काश मैंने लालच न किया होता। रवीश की चिड़िया मुझसे क्यों भाग गई, अब समझ में आ रहा है। मैंने सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचा।